हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपनी ओम शिव शक्ति क्लासेस पर स्वागत करती हूं। उम्मीद करती हूं कि मेरे भाभी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपनी तैयारी करने में लगे हुए होंगे। जैसा कि मेरे सभी फ्रेंड्स को मालूम है कि यहाँ पर कितने बजे क्लासेस रहती है। यहाँ पर ओम शिव शक्ति क्लासेस पे आपको यहाँ पर डेली रात्रि के 9 बजे क्लासेस मिलती है ना। मॉर्निंग में भी हमारी क्लासेस रहती है, जो जीएस का पार्ट रहता है प्लस ईवीएस रहता है ना। कौन कौन सा पार्ट रहता है? मॉर्निंग के 9 बजे यहाँ पर आपको कौन सी क्लास मिलती है? यहाँ पर मैं आपको क्लास देती हूँ, डेली देती हूँ। 2 दिन हो चुके हैं, आज कल से तीसरा दिन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर साइंस रहता है प्लस ईवीएस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, तो अगर जो लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं तो डेली सुबह 9 बजे यहाँ पर रहती है क्लासेस, डेली ज्वाइन करें सभी फ्रेंड्स। और रात्रि के 9 बजे टेट एग्जाम के लिए जो आपका सुबह का मॉर्निंग का पार्ट रहता है वो कॉमन पार्ट रहता है। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के तहत मैं क्वेश्चन रखती हूँ वहाँ पर, है ना। चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो या सीटेट हो, एमपीटेट हो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो ईवीएस का आपका पार्ट होता है उसमें भी आपके जो साइंस के पार्ट होते हैं उसमें भी क्वेश्चन होते हैं ना। कुछ पेडोलॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कंटेंट बेस्ड रहते हैं, जिसमें कंटेंट में ही आपको साइंस का कुछ पार्ट रहता है ना। तो वहीं से रिलेटेड मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप सबके सिलेबस के अनुसार ही रहे और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी उसमें मिक्स रहे क्वेश्चन, है ना। तो उम्मीद करते हो सभी लोग को सेशन मॉर्निंग का अच्छा लग रहा होगा। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं बिल्कुल अपना फीडबैक देंगे, है ना, कैसी लग रही है उनको क्लासेस। तो सभी लोग बताएं, सभी लोग ज्वाइन करें सुबह के 9 बजे, ठीक है। इवनिंग में आपको मैथ्स की क्लास मिलती है तो उसका भी आप ज्वाइन कीजिए डेली आप। और रात्रि के 9 बजे आपको सभी यहाँ पर सीडीपी हो, हिंदी पेडागॉजी, सभी क्लासेस यहाँ पर रात्रि के 9 बजे डेली चल रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए किसी भी क्लास को आपको मिस नहीं करना है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने यहाँ पर क्या है, देख लीजिए। आज 9 बजे तो आपको टाइमिंग बता दी हूँ कि रात्रि की 9 बजे डेली क्लासेस रहती है ना। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिले। लेकिन आपको नोटिफिकेशन मिलने के लिए आपको चाहिए क्या, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो आपका ये जो बेल दिख रही है ना, ये आपकी जो बेल दिख रही है, ये बेल, इसको आप क्लिक करेंगे तभी आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, है ना। जैसे अभी आज कुछ मतलब कि मॉर्निंग की क्लास में मतलब कल रात से ही कुछ प्रॉब्लम आ गई थी नेट में, तो मैं ग्रुप में आज मैसेज नहीं कर पाई थी मॉर्निंग की क्लास के लिए, किसी को भी नहीं मैसेज कर पाई थी। अभी शायद अभी ठीक भी नहीं हुआ है ना। तो अभी ग्रुप में मैसेज नहीं कर पा रही हूँ किसी को। तो आप लोग टाइमिंग तो आप लोग को मालूम है ना, तो आप लोग सबसे पहले क्या कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको लिंक नहीं भेज पा रही हूँ, है ना। तो अभी 1-2 दिन के अंदर वो सब कुछ सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम जो प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व हो जाएगी उसके पहले। लेकिन आपको नहीं मिल पाएगा तो आपकी क्लास तो मिस हो जाएगी, है ना। मैं तो आपको लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगी, सिर्फ टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन किया उन्हीं को लिंक मिल पा रही होगी। और उसकी भी हम जो बाकी अदर ग्रुप में भी जुड़े हुए हैं तो उनको भी हम जल्दी ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप कर लीजिए क्या, आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, तो आपको किसी की लिंक भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको डायरेक्ट यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा। ओम शिव शक्ति क्लासेस में जैसे ही क्लास यहाँ पर दी जाएगी, है ना, स्टार्ट होगी, वैसे ही आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल पाएगा। लेकिन तभी मिलेगा जब इस बेल को आपने क्लिक किया हो, आपने इस बेल को यहाँ पर बीच में टच किया हो, ये बीच का जो है आपका, इसको टच कीजिए, तभी आपको बेल आइकन मिलेगा, मतलब प्रेस कर पाओगे। और साथ ही साथ आपको डेली क्लासेस का नोटिफिकेशन मिलेगा, ठीक। चलिए तो लाइक करके जाइए, है ना। लाइव काफ़ी लोग रहते हैं, लाइक कम करके जाते हैं। तो लाइव में आप लोगों को क्या जाता है मेरे समझ में नहीं आता है ना। एक यहाँ पर आपके लाइक बटन दबा देने से, टाइमिंग तो आप लोग पूरी समय क्लासेस में रहते हो, पर एक लाइक बटन दबा देने से आपको शायद कुछ चला जाता हो, इसलिए आप लोग लाइक नहीं करते। लेकिन कोशिश कीजिए कि लाइक करके जाया करिए, ठीक है। और शेयर करना आपका दायित्व है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई आपके लिए आपको पेड बैचेस तो है नहीं, फ्री क्लासेस दे रहे हैं हम, है ना। तो जितनी कोशिश कर रहे हैं हम उतनी आप भी कोशिश कीजिए। तो आपकी कोशिश कहाँ तक है, सिर्फ शेयर करने तक है, और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई तक, है ना। हम आपको ज़्यादा कुछ नहीं लोड दे रहे हैं, सिर्फ शेयर करना, साथ ही साथ अपना यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है उसका रिविजन कीजिए और क्लास लीजिए डेली, ठीक है। चलिए तो किसी को भी क्लास मिस नहीं करना है किसी भी दिन। कोई प्रॉब्लम हो तो ये चैनल की लिंक दी हुई है, चैनल पे यहाँ पर चले जाइए, आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम की आप तो लोग ज्वाइन, सभी लोग ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम की लिंक दी, टेलीग्राम भी ज्वाइन कीजिए, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने यहाँ पर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है ना। हमने कितने पार्ट कर रखे हैं, 10 पार्ट हो चुके हैं सीडीपी की। जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट है यहाँ पर टोटल 10 क्लास हमारी हो चुकी है यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए। ये आज 11वीं क्लास है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी को क्लासेस मिस नहीं करना है ना। जो क्लास पिछली नहीं देखे हैं वो सभी फ्रेंड्स देख लीजिए। चलिए तो मुझे लगता है बातें ज़्यादा हो जाती हैं, तो यहाँ पर ये आपका है, ये छोटा सा संदेश है मेरे लिए, मतलब कि मेरी तरफ से आप सबके लिए है ना। निःशुल्क शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करने में प्रतिबद्ध हूँ। आप सब भी प्रतिबद्ध हो जाइए अपनी तैयारी को लेकर के। साथ ही साथ मैम का सपोर्ट करने के लिए, सपोर्ट कहाँ तक है, मतलब मैं आपको सिर्फ शेयर करने के लिए कहती हूँ, और अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए आप लोग यहाँ पर एंजॉय कीजिए, क्लासेस डेली अटेंड कीजिए। चलिए
तो बातें खत्म हुई, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा, मतलब किसी को इधर उधर चुगली नहीं करना है ना, डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पे बेस करना, आंसर करना सभी को। और सबसे पहले आप लोग शेयर करके आ जाइए, अगर आपने शेयर नहीं किया है सभी दोस्तों को शेयर करके आ जाइए, है ना। आप लोग क्लासेस में जैसे ही एंट्री करते हैं तो वैसे भी शेयर कर दिया करिए, बीच बीच में भी कर दिया करिए, ठीक है। चलिए, जैसे मैं फर्स्ट टाइमिंग लेती हूँ वैसे ही आप शेयर कर दिया करिए। चलिए, तो बात करते हैं अपने आज के क्वेश्चन की। क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा याद कर लेते हैं, अपने माता पिता को याद कर लेते हैं, क्योंकि वो हमारे इष्ट हैं, उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। तो मैं तो जो भी काम करती हूँ तो उनको हमेशा याद करके ही करती हूँ, है ना। तो सबसे अच्छे आपके साथी भी होते हैं, और साथ ही साथ आपको जीवन भर सपोर्ट करने वाले वो ऐसे होते हैं कि वो आपको कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेंगे, है ना। जो उनसे हो पाएगा हमेशा अच्छा ही करेंगे। चलिए, तो आप भी अच्छा कीजिए माता पिता के साथ, अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छा रहन सहन कीजिए, है ना। चलिए, उन्हें जो जरूरत हो आप जॉब दे सकते हैं वो भी प्रदान कीजिए उनको। चलिए, बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो देखिए, विकास में वैयक्तिक भिन्नता, जो विभिन्नता को समझने के लिए जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर एक व्यक्ति में क्या होता है। अगर आपने चाहा कि मेरा छोटा वाला भाई मेरे से अलग, उसे मैथ्स ज़्यादा आती है, मुझे इंग्लिश क्यों नहीं आती, उसे इंग्लिश क्यों आती है, अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। उसे क्यों आती है, मुझे क्यों नहीं आता, क्योंकि क्या होता है कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग विशेषताएं होती हैं, है ना, अलग अलग क्षमताएं होती हैं, है ना, अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये वैयक्तिक भिन्नता की बात की गई, समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण, कैसे आप समझ पाओ कि इंडिविजुअल यहाँ पर डिफरेंस है ना। तो बताइए, पहला ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण कारकों का विचार करना जो लोगों को प्रभावित करने, इस पर आप विचार करोगे जो लोगों को प्रभावित करते हैं। तो ये आपको समझने के लिए, किसी व्यक्ति को समझने के लिए ये महत्वपूर्ण टर्म्स है क्या। पहले ये ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन आपका ये कह रहा है। सेकेंड ऑप्शन आपका कह रहा है, थोड़ा मैं स्पीड कम लेकर के चल रही हूँ, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका कि शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। क्या है यहाँ पर, शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर, है ना, मतलब यहाँ पर इंडिविजुअल की बात की गई, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना मतलब कि आप क्या करो, किसी व्यक्ति के शरीर पर ध्यान दोगे कि अगर उसका शरीर ऐसा है तो मेरा भी शरीर ऐसा है, फिर मेरे पास ये क्वालिटी क्यों नहीं है ना, या उसके दिमाग पर, उसके परिपक्वन पर, है ना, ये सब पर आप गौर करोगे। ये समझने के लिए क्वेश्चन क्या कर, ये जरूर समझिएगा ना। वैयक्तिक भिन्नता का मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, अगर जैसे हमारी क्लास आज 11वीं क्लास है ना, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट की CDP की चल रही है ना। अगर आपने 20 क्लास पूरी अटेंड कर लिया, पूरा आपने रिवीजन कर लिया, है ना, तो आपको 30 में 29 आपको मिलेगा। यहाँ से कितने नंबर, 29, ठीक है। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको रिवीजन जरूर करना पड़ेगा, है ना। बस नहीं कि आपने क्लासेस देखी बस उसके बाद मोबाइल को बंद कर दिया, लैपटॉप जिससे भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए कि आपको रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो शरीर एवं दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना, ये है समझने के लिए महत्वपूर्ण टर्म्स है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। बताएं क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। विकास में वैयक्तिक भिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण टर्म्स क्या होंगी, उसको समझने के लिए किसी भी व्यक्ति को, तो क्या वंशागत विशेषता देखोगे कि उसका वंशागत विशेषता क्या थी, साथ साथ क्या देखोगे, पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करोगे, है ना। क्या इससे आपको क्या महत्वपूर्ण टर्म्स होता है, या आपका महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करते हैं, ये टर्म्स देखोगे। या फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है आपका, देख लीजिए यहाँ पर, वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। बताइए किस पर आप ज्यादा गौर करेंगे, आंसर करें सभी लोग। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या है, क्यों हो जाएगा, रीजन क्यों है, किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए आपको थोड़ा उसका फैमिली बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, है ना। वंशा का जो विशेषताएं, साथ साथ क्या देखो उसका इन्वायरमेंटल जो उसका माहौल है, उसका रहन सहन है ना, तो वो कैसी, उस एक्टिविटी कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, सब कुछ उस पर देखेंगे, है ना। पारस्परिक क्रिया पर विचार करेंगे, इसके बाद उसको क्या करेंगे, जो भी अगर डिसीजन लेते हैं उसके प्रति, तो उसका पहले क्या देखेंगे, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, किस तरह से बच्चा आता है। जैसे आपकी क्लासेस में कई टाइप के बच्चे होते हैं ना, तो कुछ नहीं समझने वाले होते हैं, कुछ बहुत जल्दी समझने वाले होते हैं, तो इन सब में अगर आप डिफरेंस करने लगोगे तो प्रॉब्लम में हो जाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को तो पढ़ाना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप बच्चा नहीं समझ पा रहा है बच्चा, तो रीज़न आप नहीं पा रहे हो वहाँ पर, कोई भी आप इफेक्ट जो भी वहाँ पर क्लासेस में हो रही तो आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं निकाल पा रहे हो उस रीजन को, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले बच्चे की क्या देखो, वंशागत विशेषताएं देखो, नहीं क्या क्या मतलब एक्टिविटी है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है ना, इन्वायरमेंट जो जिस सोशल से आता है वो, है ना, जिस कल्चर से वो आसपास रहता है, वो सबकी माहौल आप देखेंगे। लेकिन आपके देखने का नजरिया ये नहीं होना चाहिए उसके साथ भेदभाव करना, ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता रही हूँ
उसके इसलिए जरूरी होता है उसको देखना, ताकि आप उसके तहत आप उसको पढ़ा सको, उसे आगे बढ़ा सको। ये नहीं कि आपको भेदभाव करना कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आना है तो उसके साथ में अलग भेदभाव करूँ, अच्छे बैकग्राउंड से जो आते हैं उनके साथ अलग, आपको अलग कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप एक शिक्षक हैं, आपको शिक्षक को क्या है, अब सर्वग्राही होना चाहिए, है ना, सर्वग्राही और सर्वदाता होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, ठीक है। मतलब देना भी चाहिए और लेना भी, जो बच्चे से नहीं समझ में आया तो उसको जरूर देना चाहिए और सभी बच्चों को देना चाहिए, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, है ना। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। सभी साथी जुड़ जाएंगे, है ना। अभी लिंक की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं शेयर कर पा रही हूँ, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर मॉर्निंग क्लास में आ जाया करिए, और रात्रि की 9 बजे क्लासेस रहती है, यहाँ भी आ जाया करिए। 5 बजे की मैथ्स की क्लास रहती है, वहाँ भी अटेंड किया कीजिए, ठीक है। चलिए फिर जैसे ही लिंक की प्रॉब्लम थोड़ा सॉल्व हो जाएगी तो फिर आपको डायरेक्ट भी लिंक मिल जाया करेगी, लेकिन आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन मिलेगा क्लासेस का, है ना। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चेक कर लीजिए क्या है या नहीं है, है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है, मतलब जो साइंटिफिक लोग हैं, मतलब कि साइंटिस्ट लोग हैं, खोज करते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं, उनसे पता चलता है कि जो शिक्षक होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, मेरे समझ से आप लोग डायरेक्ट आंसर कर पाएंगे, क्वेश्चन से ही सब कुछ रखा है, बस आप क्वेश्चन की भाषा समझिए, है ना। आप रटिए नहीं चीजों को, कहाँ से क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ये अगर मैं आपको एक क्वेश्चन आज ला करके ला दी यहाँ पर सेशन में, या नेक्स्ट सेशन में वही क्वेश्चन लाए तो आपने राइट आंसर कर दिया, ऐसा नहीं, आपको समझना है चीजों को, है ना, आपको रटना नहीं है यहाँ पर। चलिए तो बताइए यहाँ पर कि अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक परस्पर क्रिया करते हैं, मतलब कि यहाँ पर कई सारे, यहाँ पर पता चला कि कई सारे टीचर क्या करते हैं स्कूलों में, कि मतलब कि खोज किया गया है, उस पर विचार किया गया है, देखा गया है, ज़्यादातर पाया गया है ज़्यादातर कि शिक्षक क्या करते हैं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक ज़्यादा बातचीत करते हैं, कि लड़की है क्यों बात करें, ऐसा कुछ देखा गया। तो इसका सही विवेचन क्या है, आखिर क्यों हो रहा है, इसका सही विवेचन आप व्याख्या कीजिए। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया क्या है, इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, मतलब कि जो ध्यान की होती है, अवधान की होती है, उन सब की उनकी क्या होती है, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, माने बाधा उत्पन्न करने की, या जो भी इसमें कहा जाए, है ना, अवधान में ध्यान भी कह सकते हो आप इसमें। तो अवधान की आवश्यकता होती है, क्या होती है, अवधान की आवश्यकता हो लड़कियों की तुलना में लड़कों को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला तो आपको यहीं पर मिलेगा क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पर ज्यादा फेवर किया जा रहा है, एक पर नहीं किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना हमें। चलिए बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की, क्या कह रहा है सेकेंड ऑप्शन, यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है, क्या है, लिंग पक्षपात का एक उदाहरण, बताइएगा आंसर कीजिए सभी लोग। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। कक्षा में क्या होता है, लड़कों की तुलना में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित, कंट्रोल, मतलब कि कक्षा में क्या होता है, लड़कियां कंट्रोल में नहीं आती हैं और लड़कों को आप आसानी से कंट्रोल किए, क्या इस रीजन से शिक्षक ऐसा कर रहा है, बताएंगे, आंसर कीजिएगा सभी लोग। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं काफी अधिक होती है, मतलब कि जो उनका एजुकेशनल पार्ट रहता है, मतलब कि जो उनको सोचने समझने की क्षमता होती है तो वो ज्यादा जटिल होती है, ज्यादा अधिक होती है लड़कों में अपेक्षाकृत लड़कियों की। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, क्यों करते हैं ऐसा, ये कौन सी एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, जो टीचर यहाँ पर सिर्फ लड़कों से बातचीत कर लड़कियों से नहीं कर रहा है, तो क्या कर रहा है, बताएं, आंसर करें सभी लोग, क्या कर रहा है वो। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताएं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। ध्यान रखिएगा आपके टेट एग्जाम में, है ना, सीटेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, केबीएस है, एलबीएस, डीएसएसबी, जो भी आपका एग्जाम हो, है ना, इसमें आपके पैटर्न में, क्वेश्चन पैटर्न में जेंडर से जरूर क्वेश्चन आएगा, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिंग पक्षपात से क्वेश्चन आना ही आना है, 100% आएगा, और हर टेट एग्जाम में आता है, चाहे वो दिसंबर का आपका जो भी, जैसे सीटेट का हर 2 बैच होता है ना, तो दोनों बैचों में भी उसका टेट पूछा जाता है ना, तो ध्यान रखिए इस चीज को। चलिए एमपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। तो आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना, बिल्कुल। और आज मुझे आप लोग जरूर बताइएगा कि मॉर्निंग की क्लास कितने फ्रेंड्स यहाँ पर अटेंड करते हैं। सभी लोग, जो लोग अटेंड करते हैं वो लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1, और जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं वो 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग कर रहे हैं वो 1 लिखेंगे, जो लोग क्लास अटेंड मॉर्निंग की नहीं कर रहे हैं वो 2 लिखेंगे, सभी लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। चलिए बताइए, क्योंकि आप लोग को मैं जल्द ही संस्कृत क्लास लगाने वाली हूँ,
तो आप लोग, क्योंकि अभी जो मैसेज कल का आया था सभी फ्रेंड्स का, मैंने कहा था कि आप लोग मैसेज दीजिए संस्कृत क्लास के लिए, तो वो सब कुछ मैसेज डिलीट हो चुका है ना, अभी हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है। तो हम जल्दी आपको सूचित कर देंगे जैसी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, 1 या 2 दिन के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम आपको बता देंगे। तो आप लोग डायरेक्ट मैसेज दे दीजिएगा, तो संस्कृत की क्लास हम आपको डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। आज जो लोग यहाँ पर लाइव है जितने भी, और आप लोग ये भी बताइएगा कि जो मॉर्निंग की क्लास में रहते हैं क्या वो सभी टेट एग्जाम के रहते हैं, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन रखती हूँ अभी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को देख करके रखती हूँ, ठीक है। तो देखती हूँ कि कितने सारे फ्रेंड्स अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के भी जुड़े हैं या मेरे सभी टेट एग्जाम से भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो आप लोग मैसेज कीजिए कि मैम हम मॉर्निंग में रहते हैं और हम टेट एग्जाम से हैं, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा, है ना। तो वैसे तो मैं बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको मैं देखती हूँ कि टेट एग्जाम में भी रहते हैं और मॉर्निंग की क्लास में भी रहते हैं, तो जो लोग नहीं रहते हैं उसमें, है ना, तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। चलिए बताइए, यहाँ पर प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ये प्रगतिशील शिक्षा जॉन डीवी के बारे में जो बता रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रगतिशील शिक्षा से आना ही आना है ना। अरस्तु है, प्लेटो है, इन सब के बारे में, सुकरात जी हैं, इन सब के बारे में क्वेश्चन बनता है ना। आपको ध्यान रखना है इस चीज को, है ना। बताइएगा तो प्रगतिशील शिक्षा कहती क्या है। प्रगतिशील शिक्षा आपने जो पढ़ा होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिला होगा देखने को। तो बताइए कि अवधारणा के बारे में प्रमुख क्या है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में अवधारणा के बारे में प्रमुख क्या है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना। क्या कह रहा है पहला, कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना होता है, या सेकंड कह रहा है कि मानक निर्देश एवं मूल्यांकन है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड है। फोर्थ क्या कह रहा है कि बाह्य पाठ्य पुस्तक केंद्रीय अधिगम। क्या बताएं क्या है जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है, प्रमुख सेंटेंस है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में बातचीत की गई है, बताएं सभी लोग। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है कि प्रत्येक बच्चे के पास क्षमता होती है। क्या होती है, प्रत्येक बच्चे के पास सीखने की क्षमता होती है, बस आप उसे क्या कीजिए, उसे माहौल दीजिए पढ़ने के लिए। ये नहीं कि आप अगर बच्चे से थोड़ा सा नहीं आया तो बच्चे से आप, अगर आप बच्चे से क्या कर रहे हो, कभी कभी होता क्या है कि बच्चे को होमवर्क कराती है उसकी मम्मा, ठीक है, उनकी मम्मा अगर होमवर्क करा रहे, बच्चे को नहीं आ रहा जल्दी जल्दी, तो मम्मी क्या करेंगी कि खुद ही पेन कॉपी लेकर के होमवर्क करने लगेंगी। तो ऐसा सही नहीं, बच्चे को आप करने दीजिए, वो गलतियां करेगा, वो सीखने का एक भाग ही है ना। तो ऐसा नहीं करना है, अगर नहीं सीख पा रहा है धीरे धीरे वो सीख जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आप पेन कॉपी लेकर के आप ही चलो बेटा तुम लेट कर रहे हो, तुमसे नहीं आएगा, मैं ही सॉल्व कर देती। तो ऐसा नहीं करना है किसी को, है ना। जिनके भी पास छोटे बेबी हैं अभी, तो इनका ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, उन्हें करने दीजिए, सीखने दीजिए, वो जरूर एक दिन अच्छा करेंगे, ठीक है। हाँ, उन्हें देखते रहिए कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे इन्हें आ रही है ना, समझाने की कोशिश कीजिए, लेकिन उन्हें ही करने दीजिए। चलिए, तो प्रगतिशील शिक्षा क्या कहती है इनके बारे में, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना विश्वास करना, मतलब प्रत्येक बच्चे की क्षमता पर और उनकी संभावना पर विश्वास करना चाहिए, सब कुछ बच्चा कर सकता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। चलिए तो बताइए यहाँ पर कि दृश्य रूप से बाधित क्या है, दृश्य रूप से मतलब वो देख नहीं सकता, वो क्या है, दृश्य रूप से बाधित है, मतलब कि वो देख नहीं सकता, ठीक है। विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अन्वेषण अनुकूल करना चाहिए। जैसे आप क्या कर रहे हैं, टीचर क्लास में पढ़ा रहा है, बच्चा क्या देख नहीं सकता बच्चा, है ना। कुछ वैसे बच्चे ऐसे हैं कि जो देख ही नहीं सकते, और टीचर क्लास में यहाँ पर क्लास ले रहा है, तो उनके अनुकूल, बच्चों के अनुकूल कैसे एक्टिविटी करना चाहिए क्लासेस में, बताएं। आंसर करें सभी लोग। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर, बताएं। कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों को प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि टीचर को माहौल बनाना चाहिए, कैसा माहौल बनाना चाहिए कि कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों को वहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, प्रैक्टिकल करना चाहिए, ये करना चाहिए सर को। ये सेकंड ऑप्शन क्या करेगा, स्वयं अभिविन्यास करना, मतलब कि स्वयं का प्रयास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सके, ऐसा करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि अनेक प्रकार के लिखित कार्य विशेष रूप से वर्क शीटों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, मतलब टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चा देख नहीं सकता है ना, दृष्टिबाधित है, तो अनेक प्रकार क्या करना चाहिए उसको, लिखित कार्य, अब विशेष रूप से वर्क शीटों पर ध्यान करना। अरे जब बच्चा देख नहीं सकता है तो ऐसे अनुकूल कैसे बन सकता है ना, तो ये तो हमारा गलत ही हो जाएगा, है ना।
बताएं। अब तो चौथा क्या कह रहा है कि स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्री का अधिक मात्रा में उपयोग करना, है ना। तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या कह रहा है यहाँ पर? क्योंकि दृष्टिबाधित की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? देख लीजिए क्वेश्चन एक बार। दृष्टिबाधित की बात हो रही है ना, जो देख नहीं सकता बच्चा। तो उसके बारे में जब आप देख नहीं सकता तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे, कुछ ऐसी सामग्री आप यूज करेंगे जिससे बच्चे को लाभ हो, है ना। तो जब देख नहीं सकता है तो क्या करेगा? वो छुएगा, महसूस करेगा, उसको टच कर सकता है। तो ये छूकर महसूस करने वाली वो सामग्री का उपयोग करेंगे, है ना। स्पष्ट रूप से बोलेंगे ताकि वो सुन सके, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट होगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखते हैं क्या कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। आप लोग पूरे जितने सेशन यहाँ पर डेली रहते हैं सभी लोग अटेंड कीजिए, है ना। क्लास को मिस करके बिल्कुल न जाए यहाँ पर कि बहुत सारे साथी क्या करते 2 से 3 मिनट देखें इसके बाद स्किप करके निकल गए, तो ऐसा नहीं करना है ना। चलिए अपने नंबर देखिए कितने नंबर आपके आ रहे हैं। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सहयोगात्मक अधिगम क्या है? सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम मतलब कोरिलेटिव, जो मतलब कहना चाहिए साथ में जो कोऑपरेट करके एक दूसरे से अधिगम करते हैं, एवं हम उम्र साथियों के द्वारा मतलब एक ही उम्र के बच्चे हों, साथ में साथी हों, के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा, क्लासेस कैसी हो? समावेशी, सभी प्रकार के उसमें बच्चे होना चाहिए ना। तो किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? अगर आपको क्लास कैसी बनानी है? समावेशी बनानी है। सहयोगात्मक, वहां पर अधिगम कैसा हो? एक दूसरे को कोई हेल्प करने वाला हो ना। सहयोगात्मक अधिगम होना मतलब आप हमें सिखा पाओ, हम आपको बता पाए, है ना, ऐसा होना चाहिए। एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए? अगर जैसे आप समावेशी कक्षा है तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि आपके बराबर ही वहाँ पर मेंटलिटी वाला बच्चा होगा या आपके बराबर ही समझ वाला बच्चा होगा। कई टाइप के बच्चे होंगे, आपसे बहुत कम धीमे सीखने वाले भी होंगे, आपसे ज़्यादा सीखने वाले भी होंगे, आपसे मीडियम भी सीखने वाले होंगे। तो उन सबको आपको लेकर के चलना है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कीजिए, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? किस प्रकार से आपको उपयोग करना है? वहाँ पर सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो समावेशी बाकी बच्चे हैं तो क्या करना चाहिए? हम उम्र साथियों के द्वारा, है ना, शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। सेकंड क्या, कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। बताइए समावेशी कक्षा में आपको मालूम, समावेशी कक्षा में कई सारी वहाँ पर कई टाइप के फ्रेंड्स होंगे आपके, तो आपको वहाँ पर क्या करना है? अगर आप चीज़ों को समझ पा रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। मतलब आपको भी वहाँ से अधिगम में साथ देना चाहिए, उनका हेल्प करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए ना समावेशी कक्षा में। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी प्रयोग करने की बात नहीं है, प्रयोग नहीं करना चाहिए तो ऐसी बात है नहीं ना। सक्रिय रूप से हतोत्साहित यहाँ पर नहीं करना है, उत्साहित करना है। चलिए तो सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की बात की गई है, पॉजिटिव टर्म्स है ना। हेल्प करना चाहिए बिल्कुल, जो हमसे आए तो वो आप भी लीजिए, जो आपसे आ रहा है तो वो देने की कोशिश कीजिए। आपसे बस इतना ही चाहती हूँ कि आप लोग शेयर करें, है ना। जो मुझसे थोड़ा बहुत जो मेरे पास ज्ञान है मैं देने की पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरे साथी जरूर पाएँ, है ना। ज्ञान देने से बढ़ता है ना, घटता कभी नहीं। अगर आप साथी अगर आप पूछ रहा है कुछ तो हमेशा बताया करिए, है ना। चलिए तो बताना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताइए अधिगमकर्ताओं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताइए अधिगमकर्ताओं की बात की गई, यहाँ पर क्या की गई? अधिगमकर्ताओं को मतलब जो सीखने वाले जो सब्जेक्ट हैं, सीखने वाले व्यक्ति हैं, उनकी बात की गई है। एवं उनकी प्राथमिक विशेषताएं, जो उनकी सीखने वालों की क्या होती है? प्राथमिक कुछ विशेषताएं होती हैं। तो उनके मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? बताएं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि यहाँ पर पठन अक्षमता, यहाँ पर क्या कह रहा है? पठन अक्षमता जो है किससे रिलेटिव है? अधिगमकर्ता इनमें क्या करता है? पठन अक्षमता जो होती है, पढ़ने में जो प्रॉब्लम चलती है ना, यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है ना, तो यहाँ पर क्या है? पठन अक्षमता है। तो अधिगमकर्ता धारा प्रवाह, पढ़ने एवं लिखने में कमी होती है। जो पठन अक्षमता होती है तो वो क्या डिफाइन करती है कि अधिगमकर्ता क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने, मतलब उसको पढ़ने में ज़्यादा, वहाँ पढ़ने एवं लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, ये पठन अक्षमता क्या कह जाती है ना, ये लर्निंग आपकी कहलाती है। या सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि सृजनात्मक अधिगमकर्ता क्या है? सृजनात्मक, क्रिएटिविटी की बात की गई यहाँ पर। तो क्या यहाँ पर जो सृजनात्मक अधिगमकर्ता है वो क्या उसका होना चाहिए? उसके सामने क्या होना चाहिए? मतलब कहना चाहिए कि ये इसका कनेक्शन क्या है सृजनात्मक अधिगमकर्ता से? क्या इससे कनेक्शन है या नहीं है? क्योंकि आपसे क्या पूछ रखा कि विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही की बात की गई, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए तो सृजनात्मक अधिगमकर्ता क्या है? अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमा होता है। जो सृजनात्मक बच्चा होता है, क्रिएटिविटी जो उसमें होती है बच्चे में, तो वो बच्चा कैसा हो? अति सक्रिय होता है, अति सक्रिय कार्य करने को धीमा होता है, ऐसा होता है क्या?
मुझे तो नहीं लगता ऐसा होता है, क्योंकि जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी वाला बच्चा होता है, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं तो काफ़ी क्रिएटिव होते हैं, सोचने में भी, समझने में भी, हर कार्य को करने में, है ना। तो ये हो गया। फिर बात करते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर कि अवधात्मक, यहाँ पर क्या लिखा है, अवधानात्मक कमी, मतलब अवधान की कमी, ध्यान की कमी, पढ़ने की कमी, है ना। अधिगमकर्ता जो होता है, अवधानात्मक कमी, अधिगमकर्ता जो सीखने वाला जो होता है, उसका अवधान हो रहा है, मतलब कि उसको प्रॉब्लम हो रही है सीखने में, तो उसकी क्या विशेषता यहाँ पर बताई गई है कि उसका क्या होता है, उच्च प्रेरणा होता है ना, उसको क्या हाई लेवल को उसको मोटिवेशन मिलता है, उसके पास होता है। फिर क्या कह रहा है, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकता है, मतलब वो क्या कर सकता है, लंबे समय तक चीज़ों को याद कर सकता है, अपना ध्यान बनाए रख सकता है। जैसे क्या कभी कभी क्या होता है, जैसे बहुत सारे साथी पढ़ते हैं, इसके बाद 5 मिनट उनका मन नहीं लगता, दूसरा वीडियो देखने लगते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, अवधान की कमी होती है ना। ये अवधान की कमी नहीं करना है, यहाँ पर क्लासेस के अंत तक बने रहना है, चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग रहती हैं, आप सीखिए तो सही, है ना। चलिए तो बताइए यहाँ पर कि उच्च प्रेरणा लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकते हैं, ये कह रहा है। ये श्रव्य, ये क्षतिग्रस्त अधिगम करता है, वो क्या करते हैं, श्रव्य, सुनने की बात यहाँ पर की गई, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता, इनकी क्या विशेषता होती है, क्या ये दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। अब जब ये सुन नहीं सकते तो सुनने वाले को देखने में कैसे सुन नहीं सकता, लेकिन देख तो सकता है ना, तो ये तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कह क्या रखा है, पहले देख लीजिए कि कौन सा सही है, ये क्या है, इनमें से जो विशेषताओं के मिलान में से कौन सा सही की बात की गई, बताएं सभी लोग, आंसर करें सभी लोग। क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, है ना। कौन सा सही की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है, क्योंकि जब सृजनात्मक अधिगम करता होता है तो अति सक्रिय कार्य को पूरा कर धीमा नहीं होता वो, है ना, ये भी आपका रॉन्ग हो जाता है। थर्ड ऑप्शन क्या कर, अवधानात्मक कमी, अधिगम करता क्या है, तो उच्च मोटिवेशन उसको मिलता है, लंबे समय तक अवधान बनाए रख सकता है। अब जब उसको कमी है, अवधानात्मक कमी, तो वो कहाँ से उसको इतना मोटिवेशन मिल सकता है, कहाँ से वो अवधान बनाए रख सकता है ना, क्योंकि कमी जो बता रखा है पहले ही बता रखा है वो। फिर क्या है, फोर्थ क्या कह रहा है कि फोर्थ क्या कह रहा है यहाँ पर, हाँ देख लीजिए, फोर्थ क्या कह रहा है यहाँ पर, देख लीजिए, श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते। अब जब वो सुन नहीं सकता तो समझने की, यहाँ पर देखने की बातचीत नहीं हो सकती, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि क्या कह रहा है यहाँ पर, पठन अक्षमता, पढ़ने से यहाँ पर अक्षमता की बात की गई है। तो अधिगम करता क्या होते हैं, धारा प्रवाह, पढ़ने व लिखने में इनको कमी होती है ना, जैसे डिस्ग्राफिया होगा, डिसलेक्सिया हो गया, है ना, तो डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, है ना, तो ये सभी क्या है, ये पठन अक्षमता है ना। ये पढ़ने वाली क्षमता डिसलेक्सिया है, लिखने वाली क्या है यार, ये आपकी ये डिस्ग्राफिया है। तो ये सब किस में आएंगे, ये पठन अक्षमता अधिगम कर्ता से रिलेटिव आएंगे, ये धारा प्रवाह, पढ़ने और लिखने में प्रॉब्लम इनको जाती है, ठीक है। राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। मैं जब तक पानी पी लेती हूँ, आप लोग सभी लोग शेयर करके आए, ईमानदारी से शेयर करके आइए आप लोग। मैं जब तक पानी पी लेती हूँ। बताएं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका यहाँ पर, एक समस्या मूल, क्या कह रहा है देखिए, एक समस्या मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता, एक समस्या को मूल एवं, मतलब कोई एक प्रॉब्लम है आपको, तो उसका क्या करना, मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। जो आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग है, डाइवर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपका, तो इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसमें ऐसी योग्यता होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग जिनमें होती है। तो प्राथमिक विशेषता कौन सी ऐसी बताइए। यहाँ पर क्षतिग्रस्त बच्चों की यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। सेकंड क्या कह रहा है, सृजनात्मक बच्चों की होती है। या थर्ड क्या कह रहा है, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों के पास होती है। अब सारी जो आपका ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपके क्लोज एंडेड वाले क्वेश्चन होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड वाले क्वेश्चन। तो यहाँ पर ओपन एंडेड, क्योंकि अपसारी में आपको मालूम है, क्योंकि अपसारी और अभिसारी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं, है ना, टेट एग्जाम में। तो आपको इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, क्या है अपसारी, क्या है अभिसारी, है ना। तो यहाँ पर जब अपसारी की बात आएगी, डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात आएगी, तो ये बच्चा क्या करता है, ओपन एंडेड की बात करता है। इसका माइंड कैसा होता है, ब्रॉड लेवल का होता है। अगर आप ऐसे लिखने के लिए बोल दिए हो, उसके पास अगर एक लाइन है तो वो क्या करेगा, 10 लाइन उसको बना सकता है ना। तो उसकी माइंड कैसी होती है, ब्रॉड होती है, ठीक है। चलिए वो लोग क्या करते हैं, ओपन माइंडेड क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विशेषता अपसारी समाधानों के साथ योग्यता
निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिकता क्षतिग्रस्त बच्चों की है या सृजनात्मक की, अधिगम आवश्यकता वाली या अहम केंद्रित? ये अहम नहीं है, ये अहम केंद्रित है। बताएं, सभी लोग आंसर करें। तो यहाँ पर क्योंकि क्षतिग्रस्त बच्चों की तो अपसारी हो नहीं सकता है ना, अधिगम आवश्यकता भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर अपसारी नहीं हो सकता, अहम केंद्रित बच्चों की भी नहीं है। यहाँ पर हो क्या जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की बात, क्रिएटिविटी, यहाँ पर जो चिल्ड्रन है, जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है, क्रिएटिव बच्चे हैं, यहाँ पर उनकी बात की गई है ना। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही वो बच्चे हैं क्या, इनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, ओपन मुक्त जो आपको क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। थोड़ा टाइम इसलिए क्वेश्चन में लग जाता है क्योंकि मैं आपको डिटेल बताने लगती हूँ। अगर आपको डिटेल नहीं चाहिए, शॉर्ट चाहिए, जल्दी जल्दी फास्ट चाहिए तो भी बताइएगा। ठीक है, तो मैं तो नहीं चाहती ऐसा कि आप लोग कोई भी सेशन में ऐसा रहे कि आप समझें इन चीज़ों को। जब तक हमारे साथ समय बिताएं यहाँ पर क्लास में तो आप चीज़ों को समझ करके जाएं, है ना, मैं यही चाहती हूँ। चलिए तो बताइएगा क्या होगा राइट ऑप्शन यहाँ पर। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को निर्धारित करने के लिए, यहाँ पर विद्यार्थियों को डॉट डॉट निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय किसके, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को डॉट डॉट को निर्धारित करने के लिए, मतलब किसी ऐसा एम है जो भी यहाँ पर होगा हम ऑप्शन में देख लेंगे, उसको निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय किसके, किसके नहीं, किसको नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, बताएं, आंसर करें सभी लोग। प्रदर्शन होना चाहिए यहाँ पर, प्रदर्शन, यहाँ पर जो विद्यार्थियों को प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, बजाय अधिगम लक्ष्य के, मतलब यहाँ पर सिर्फ प्रदर्शन के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करना चाहिए, अधिगम पे नहीं करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, यहाँ से जो आपको पहला होगा क्या हो जाएगा, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब असफलता बार बार आपको फेल पास ना हो इसके लिए आप बचाएंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे, बजाय किसी के अंक लेने के लिए लक्ष्य, मतलब उसको आप यहाँ पर कि बेटा तुम क्या करो 90% 80% लेकर के आओ, इसके लिए आप उसको तैयार करेंगे। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पर कि अंक लेने के लिए, क्या करने के लिए, अंक लेने के लिए लक्ष्य, जो आप पहला आप समझाएंगे उसको क्या करें, प्रोत्साहित किसके लिए करेंगे, अंक लेने के लिए। फिर क्या है, बजाय किसके, असफलता से बचाने के लिए, मतलब उसको आप सिर्फ अंक के लिए पढ़ा रहे, बच्चे को समझा रहे हो, वहां पर जो प्रोत्साहित कर रहे हो अंक के लिए कर रहे हो या असफलता से बचाने के लिए लक्ष्य कर रहे हो, बताओ आंसर करें। तो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन लक्ष्य, जो आप क्या करोगे बच्चों को किस लिए प्रोत्साहित करोगे, अधिगम, आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, अधिगम होना चाहिए कि बच्चा क्या करे, सीख सके, बजाय किसके, प्रदर्शन की, मतलब वो आप ऐसा ना करो कि बस वो प्रदर्शन ही करे, है ना, सिर्फ क्या करे, वो प्रदर्शन करे, वो चीज़ों को समझ ना पाए, है ना। जैसे आप बहुत लोग बोलते हैं ना कि ऑप्शन नंबर बी, चलिए फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऐसा नहीं करना। मैं क्यों टाइम आपको देखती हूँ, आपको टाइम क्यों, प्रदर्शन करना यहाँ पर लक्ष्य नहीं है, यहाँ पर मेरा प्रदर्शन करना ही नहीं है कि मैं आपको 30 क्वेश्चन लेकर के आऊँ, 1 घंटे आपका यहाँ घिसा पिटा ले लूँ, इसके बाद मैं निकल लूँ, है ना, तो मेरा यहाँ पर ये उद्देश्य नहीं है, है ना, ऐसा नहीं करना है हमको, क्योंकि मैं अगर वक्त ले रही हूँ किसी का तो उसको कुछ देना चाहिए, है ना। तो आपको भी जहाँ भी अपना वक्त दीजिए तो आप सोच समझ कर दीजिए कि हम कहाँ पर वक्त दे रहे हैं, क्या हमको चीज़ें वहाँ पर सफिशिएंट मिल रही है नहीं मिल रही है, तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि समय जाने के बाद नहीं मिलता, इसलिए आप ध्यान रखिए। मेरी तो यही मानता रहती है, तो आप लोग यही सोचा करिए, है ना, जो अगर आपको ठीक लगता है तो। चलिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर विद्यार्थी को निर्धारित, यहाँ पर एक शिक्षक को विद्यार्थियों को यहाँ पर अधिगम, ये जो आपका फोर्थ ऑप्शन कह रहा है, राइट ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा, अधिगम लक्ष्य के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों को यहाँ पर अधिगम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब अधिगम के लिए मतलब सीखे बच्चा, वो चीज़ों को सीखे, बजाय किसके, प्रदर्शन के। मतलब कि ये नहीं कि बस आप फेकोलाजी बस पढ़ाओ, है ना, यहाँ पर फेकोलाजी बस नहीं, प्रदर्शन बस बच्चे को नहीं दिखाना है, बच्चे को वहाँ पर उसको मिलना चाहिए, नॉलेज मिलना चाहिए, ताकि वो अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाए, है ना, जिससे आपसे जुड़ा है, जिससे उम्मीद किए हुए हैं, ये काम करना चाहिए। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता, बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक, जो अधिगम क्या होता है, सार्थक भी होता है, एक नहीं भी होता सार्थक, तो लेकिन यहाँ पर अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, बताइए। यहाँ पर जो होता है मतलब कि अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है, कौन नहीं होता है, पहला ऑप्शन देखिए, दोहराने स्मरण करने को बढ़ावा देना चाहिए। जो सार्थक अधिगम होता है वहाँ पर क्या करना चाहिए, उसको सरल करने के लिए, आसान करने, जैसे मैं क्लासेस में आपको समझा रही हूँ ना, जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं, क्वेश्चन जस्ट पढ़ने के बाद मैं आपको उस चीज़ को क्या कर देती हूँ, सरलीकरण कर देती हूँ, है ना, क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझा देती हूँ क्वेश्चन कह क्या रहा है ना, क्यों कह रही हूँ, क्योंकि सार्थक प्रयास कर रही हूँ आपको सिखाने का, अधिगम के प्रयास कर रही हूँ, है ना, अधिगम को सार्थक
यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ मैं, है ना। चलिए, तो यहाँ पर के रूप में परिणित नहीं होता, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो परिणित नहीं होता। पहला क्या है, दोहराने, यहाँ पर बात यहाँ पर इसकी नहीं की गई कि होता है, नहीं होता है। मतलब मैं आपको कोई चीज़ सिखाना चाहती हूँ, उसका सिंप्लीफिकेशन करना चाहती हूँ, तो उस चीज़ को यहाँ पर नहीं है, ऑप्शन में जो है वो नहीं होना चाहिए इसके लिए। चलिए, तो ऑप्शन क्या कह रहा है, दोहराने व स्मरण करने को बढ़ावा देना चाहिए। मतलब मैं आपको क्या करूँगी, बार बार रिपीट करने के लिए, बार बार आपको रिवीजन करने के लिए, रटने के लिए कहूँ। या सेकेंड ऑप्शन कह रहा है उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करने से, मतलब मैं आपको समझाऊँ, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन दूँ किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वेश्चन का, तो मैं कभी कभी आपको उदाहरण किताब से ही ले लूँ या फिर आपकी बाहर दुनिया से भी ले लूँ, ऐसा प्रयोग कर सकती हूँ। इससे आपका आपका जो आप यहाँ पर एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ, कंटेंट देना चाहती हूँ, तो क्या मैं दोनों का यूज कर सकती हूँ, उदाहरण मतलब अपनी बाहर दुनिया का भी और आप अपने किताब का भी, है ना। थर्ड क्या कर रहा है कि एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग के तहत, है ना, कि आप क्या करो, बस आप सोचो, प्रयास कीजिए, है ना। जैसे बच्चा खुद करके स्वयं सीखा, जीन प्यारे जी कहते हैं, तो हम भी क्या करें कि आपको बोले कि नहीं, आप सीखिए, स्वयं सीखिए ना, विचार कीजिए, इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फोर्थ ऑप्शन है पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। ये तो सही बात है। जैसे यहाँ पर मैं जैसे बार बार आपसे पूछती हूँ कि आपने ये क्लास पढ़ ली, ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि आपके जो नया ज्ञान को है पूर्व ज्ञान से मैं जोड़ूँ, ये होना भी चाहिए। क्लासेस में अगर आप कभी भी आप पढ़ा रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, जहाँ भी हो आप, है ना, तो आप क्या करो, पहले बच्चे का पूर्व देख लीजिए कि बच्चा ये जानता है, मैं तो जाकर उसको ट्रिग्नोमेट्री बता दूंगा, लेकिन क्या वो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, साइन क्या हुआ, कॉस होता है, क्या उसको मालूम है या नहीं मालूम है ना। ऐसा सब कुछ जानकर ही बताना चाहिए, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर क्या नहीं है, सरलीकरण के रूप में परिणित, क्योंकि ये तो नए ज्ञान को पुराने ज्ञान में सही है, ये ठीक है। एक समस्या को अनेक तरीके से विचार करने के लिए भी सही है, ये तो करना चाहिए बच्चे में, है ना। बाहर दुनिया से भी जोड़ो उसको, उदाहरण गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। आप ये तो एनसीईआरटी 2005 कहता ही है कि बच्चों को क्या करें, रियल लाइफ से उसको एग्जाम्पल दीजिए, है ना, बाहर दुनिया से उसको एग्जाम्पलों को जोड़िए, तो ये भी आपका पॉजिटिव है। अब आपको मालूम है कि ऑप्शन क्या बचा है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर मेमोराइजेशन की बात की गई है, स्मरण की बात की गई है, याद करने की बात की गई है, तो यहाँ पर मेमोराइजेशन यहाँ पर एम नहीं है, ना ही एनसीईआरटी 2005 का, ना ही हमारा, ना ही आपका होना चाहिए, ठीक। चलिए, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट हो जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्या है राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये कौन सा क्वेश्चन था, 8वां था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण है। आपको मालूम है कि जो मोटिवेशन होता है वो पर्सनली भी कभी कभी मिलता है, स्वयं से भी आप कभी कभी सोचते सोचते आपको मोटिवेशन अंदर से लगता है कि नहीं, हमने ऐसा क्यों नहीं किया, हमें ऐसा करना चाहिए, तो कभी कभी अंदर से भी आपको मोटिवेशन मिल जाता है ना, देख करके सामने वाले को। लेकिन बाह्य मोटिवेशन क्या होता है, जैसे आपको आप पढ़ रहे हो ना, जैसे आपको कभी कभी बहुत सारे कमेंट फ्रेंड्स कहते हैं कि मैम मेरा पढ़ने मन नहीं लग रहा है ना, मैं कैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ूँ, ऐसा मतलब बहुत सारे रीजन। तो ये क्या है, मैं उनको क्या बताऊँ कि आप ऐसे पढ़ाई करो, है ना, मैं उनको क्या एक मोटिवेशन दूँ, तो ये क्या जो मैं उनको दे रही हूँ क्या है, वो बाह्य मोटिवेशन है। लेकिन अगर उनमें खुद से शक्ति आ गई, खुद में सोच समझ के वो उन्होंने डिसीजन ले लेके नहीं पढ़ना चाहिए, सही बात है, इसी से कैरियर है, सब कुछ इसी से फ्यूचर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो आंतरिक प्रेरणा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से भी, क्योंकि यहाँ पर मैस्लो जी ने बात की है, बाह्य प्रेरणा की बात की है और आंतरिक प्रेरणा की बात की गई है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, यहाँ से भी क्वेश्चन बैठ सकते हैं ना। तो कभी कभी यहाँ पर प्रेरणा के क्या होते हैं, कुछ जन्मजात भी होते हैं, कुछ अर्जित भी होते हैं, मतलब कुछ आपको बचपन से ही मिलते हैं और कुछ आपको लोगों के द्वारा कमाए जाते हैं, मतलब वहाँ से बताए जाते हैं, ठीक। चलिए, तो बाह्य प्रेरणा के एक उदाहरण कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर बाह्य प्रेरणा का एग्जाम्पल दे रहा है, बताएं, सभी लोग आंसर करेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल बता चुकी हूँ कि आखिर बाह्य प्रेरणा होता क्या है, आंसर करें सभी लोग कि मैं बहुत अधिक सीखती हूँ। क्या करें, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ जब मैं अपना गृह कार्य करती हूँ। यहाँ पर मैं अपना की बात हो रही है, मैं बहुत अधिक सीखती हूँ, कब सीखती हूँ, जब मैं अपना स्वयं कार्य करती हूँ। तो यहाँ पर स्वयं, कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं है, है ना, तो यहाँ पर स्वयं से मोटिवेशन मिल रहा है बच्चे को, बाहर नहीं मिल रहा, ये आंतरिक मिल रहा है। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है कि गृह कार्य करने से मैं अपनी अवधारणाओं को अच्छी तरह समझ पाती हूँ। यहाँ भी मैं की बात की गई है, यहाँ भी मैं की बात की गई, सेकंड में भी मैं की बात की गई, तो मैं मतलब स्वयं से मोटिवेशन मिल रहा है, यहाँ से बाहर से रिलेटेड नहीं है। थर्ड क्या कह रहा है यहाँ फोर्थ देख लीजिए पहले कि मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है। मैं अपना गृह कार्य करना पसंद करती हूँ क्योंकि यह बहुत आनंददायक है, मतलब सब कुछ अपने में मुझे ही अच्छा लगता है, मुझे आनंददायक है, इसलिए मैं होमवर्क करती हूँ, तो ये भी मैं की बात की गई। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है आपका
कि मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ क्योंकि शिक्षक के प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देती हैं। मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है, क्यों कर रही है बच्ची यहाँ पर कार्य, क्योंकि शिक्षक क्या करते हैं, उसको डेली होमवर्क उसको अंक मिलता है, इसलिए वो कार्य कर रही है क्योंकि उसको अंक दिया जा रहा है ना। तो उसको लगेगा नहीं भाई सही बात है ना, आज अपने फ्रेंड से भी ज़्यादा आ जाना चाहिए, कभी तो कम आ गया तो फिर उतना मोटिवेट व्यक्ति नहीं होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचना चाहिए कब अंतिम चाबी लग जाए व्यक्ति की, ये कोई नहीं जानता है। बस आप प्रयत्न करते रहिए, है ना। ईश्वर सबको परिणाम देता है, किसी से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है ईश्वर की, है ना। बस आप प्रयास जरूर कीजिएगा तभी मिलेगा। चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक आपको शिक्षक के कारण ये कर रही है, जो होमवर्क कर रही है शिक्षक के कारण कर रही है। और क्यों कर रही है, क्योंकि इसको अंक दिया जा रहा है, मोटिवेट हो रही है, किसके कारण, अंकों के कारण हो रही है ना। तो राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई थिंक अब आपको बाह्य प्रेरणा और आंतरिक प्रेरणा आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अभी इतने से आसान भाषा में आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। कोशिश तो यही कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। चलिए कोई प्रॉब्लम होगी तो बिल्कुल बताइएगा। ओम शिव शक्ति क्लासेस आपके लिए हमेशा है ना। तो शिव शक्ति तो वैसे भी मालूम है कि किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो, है ना। चलिए तो बताइए, क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पर कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। क्लासेस आप कौन सी क्लास में, प्राथमिक क्लास में है ना। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए यहाँ पर, पहला है केवल पहली बात तो आप देख लीजिए कि मैं आपको नेगेटिव तो बताते हो आप लोग किसी दिन कमेंट कीजिए, उस दिन मैं आपको यहाँ पर जो नेगेटिव वर्ड्स हैं उनमें आपको दे दूंगी एक वीडियो बना करके, तो आप लोग देख लीजिएगा, है ना। ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको आपको यूज नहीं करना टेट एग्जाम में, ठीक है। तो 2 या 3 दिन के अंदर मैं आपको दे दूंगी, बिल्कुल बहुत दिनों से बोल रही हूँ लेकिन दे नहीं पाती हूँ, है ना। तो आप लोग ध्यान भी दिया करिए, तो मैसेज कर दिया, कमेंट कर दिया करिए, तो हम आपको दे देंगे, ठीक है। वो वीडियो बना करिए कि आपको ये टर्म्स नहीं यूज करना है। जैसे ही आपको आंसर ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको रंग कर दीजिएगा, ठीक है। जब हाँ तभी कीजिएगा जब आपको आंसर नहीं आ रहा होगा, लेकिन वैसे भी अगर आ भी रहा होगा तब भी आप वर्ड का यूज तो होगा ही, आ भी रहा होगा तब भी तो आप ऑप्शन तो पढ़ के ही देंगे आंसर ना, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर बताइए यहाँ पर कि एक प्राथमिक कक्ष में एक शिक्षक को करना चाहिए, क्या करना चाहिए, केवल, यहाँ पर केवल वर्ड की बात की गई, केवल मात्र तक ही नहीं करना है यूज, है ना। फिर भी आप देख लीजिए, केवल गैर उदाहरण देना चाहिए, एक पक्षी आपकी शिक्षा का नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि आपका जो शिक्षा का उद्देश्य होता है वो क्या होता है, सर्वांगीण विकास होता है। केवल मतलब नहीं कि आपका सिर्फ केवल क्या हो, मैथ्स क्यों करते हो आप कि केवल आपका मानसिक विकास हो, नहीं, आपके मानसिक विकास के लिए नहीं, आपके शारीरिक विकास के लिए, आपके मानसिक विकास के लिए, आपके सामाजिक विकास के लिए, आपके नैतिक विकास के लिए। जब आपके मूल्यों की बात आती है कि मैथ्स के कौन कौन मूल्यों का विकास करता है, तो आंसर क्या होता है वहाँ पर, नैतिक मूल्य भी होता है, सामाजिक मूल्य भी होते हैं। क्यों आप मैथ्स यूज नहीं करते हो नैतिक मूल्यों में, क्या आप सामाजिक मूल्यों में बात नहीं करते हो, सभी में यूज होता है ना। तो ये केवल एक पक्ष में आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक काम बता रहा है ना, केवल गैर उदाहरण की बात कर रहा है। सेकेंड क्या कर रहा है, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, उदाहरण कैसे होना चाहिए, गैर और दोनों होना चाहिए। गैर उदाहरण होने चाहिए, मतलब उदाहरण और एवं गैर उदाहरण दोनों होने चाहिए, मतलब कि जो आप खुद की एग्जाम्पल हो और कुछ बाहर दुनिया के वैसे भी एग्जाम्पल लेना चाहिए टीचर को। थर्ड क्या करें कि उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों नहीं होना चाहिए, या केवल, फिर उदाहरण केवल की बात कर दी है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब देख लीजिए आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्या कह रहा है बी में कि उदाहरण क्या करना चाहिए एवं गैर उदाहरण दोनों ही प्रयोग करना चाहिए। टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो सबसे पहले आप क्या करें, अगर कोई क्वेश्चन समझा रहा है तो क्वेश्चन को तोड़ दीजिए ताकि बच्चे को और भी आसान भाषा मिल पाए, है ना। ध्यान देना इस चीज को। चलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। ज्यादा तो समय नहीं ले रही हूँ ना आप लोग की क्लास में, है ना। थोड़ा मैं चाहती हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट पा जाएं, थोड़ा लेट से जुड़े हुए हैं तो मैं नहीं चाहती मेरे साथी बिल्कुल कॉन्सेप्ट ना पाए, है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो आपको भरे यूट्यूब पे मिल जाएगा, 30 40 क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहती अब क्वेश्चन कमी है, लेकिन कॉन्सेप्ट मिलना उतना आसान नहीं होता है ना। तो भाषा समझनी पड़ती है, एक बार भाषा जो समझ में आती है तो वही क्लास अच्छी लगती है ना। तो आप देखिए और डेली क्लास अटेंड कीजिए, आपको समझ आएगा, बिल्कुल समझ आएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की कि निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी। निम्नलिखित कौन से ऐसे रणनीति है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे में अर्थ निर्माण को क्या करें, सेंस होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसमें सेंस मिलना चाहिए, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए। मतलब बच्ची क्या हो, कौन सा डेवलप होना चाहिए, बच्ची सोचे, बच्ची समझे, बच्ची को अर्थ निर्माण मतलब वो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ ना कुछ रिजल्ट निकाल पाए उसका। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए बच्ची को क्या करना चाहिए, क्या बच्चे को सूचनाओं का संचरण, मतलब आप क्या करोगे वहाँ पर बहुत सारी सूचनाओं की, ये आपका करंट अफेयर्स हो गया 2019 का हो गया, 2017 का हो गया, 18 का हो गया, सूचनाओं को ला करके आप 10 से 15
17 साल के आप करंट अफेयर्स ला करके रख देंगे कि आप इसे रट डालिए, सूचनाओं का संचारण ला करके भंडार ला के, क्या ऐसे ही आपको अर्थ निर्माण के लिए बढ़ावा दे रहे हो। सेकंड ऑप्शन कह रहा है दंडात्मक साधनों का प्रयोग करना, मतलब आप पिटाई आप करोगे, बच्ची समझ में नहीं आ रही तो उसको क्या करना है, पिटाई करके आप समझाओगे। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि एक रूप एवं मानकीकृत परीक्षण, मतलब आप कैसा मानकीकृत परीक्षण करवाओगे, मतलब कि परीक्षण कैसा हो, एक रूप हो, एक दिशाओं में हो, और कैसा स्टैंडर्ड जो आपके एग्जाम होते हैं ऐसा कराना है, एक रूप मतलब एक दिशाओं में हो। और ये फोर्थ ऑप्शन क्या है, अन्वेषण एवं परिचर्चा, यहाँ पर किसकी बात की गई, अन्वेषण एवं परिचर्चा की बात की गई है। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन, क्योंकि अर्थ निर्माण की बात की गई, ध्यान रखना है, किसकी बात की है, अर्थ निर्माण की। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थ निर्माण की बात की गई यहाँ पर, है ना। तो क्या अन्वेषण यानी खोजबीन, परिचर्चा, जब आप बातचीत करोगे तो और भी आपको चीजें क्लियर हो जाती है ना। जैसे कभी कभी क्या होता है ग्रुप में जब आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ाई करते हो, तो जैसे जो आपको नहीं आया तो फ्रेंड्स को नहीं आया, तो फ्रेंड्स ने आपको बता दिया और अपने अपने फ्रेंड को बता दिया, तो क्या हो गया, परिचर्चा में बातचीत की तो आपकी चीजें और भी क्लियर हो गई, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग शेयर करते रहिएगा, जो नए साथी जुड़ते जाएंगे। तो मैं बता देती हूँ मॉर्निंग की डेली क्लास सुबह 9 बजे रहती है। कितने बजे, सुबह 9 बजे रहती है, जिसमें जीएस रहता है आपका, साथ ही ईबीएस का पार्ट रहता है, दोनों सेशन रहता है। 2 क्लास हो चुकी है, कल आपकी तीसरी क्लास मॉर्निंग में 9 बजे डेली रहती है, ठीक है। तो किसी को भी क्लास मिस नहीं करना है। और जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं तो हमें आज क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जो लोग क्लास ले रहे हैं वो 1 लिखेंगे, जो लोग नहीं ले रहे वो 2 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बताएंगे हमको कि हाँ हम क्लास ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, और जो नहीं ले रहे हैं तो बताएंगे। और मैं संस्कृत की भी क्लास देने वाली हूँ, है ना। चलिए, बहुत सारे साथियों का यहाँ पर मैसेज था कि संस्कृत क्लास चाहिए, तो बिल्कुल मैं संस्कृत की भी क्लास दूंगी। बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम रणनीतियों की उदाहरण है। अब फिर प्रभावी अधिगम की बात आ गई है ना। अब कौन से ऐसे रणनीति है जो यहाँ पर प्रभावी अधिगम के उदाहरण हैं, बताइए। मतलब कि इफेक्टिव लर्निंग हो, कैसी हो लर्निंग, कैसी हो, इफेक्टिव हो, उसकी ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, कौन सा ऐसे प्लानिंग है, कौन सी रणनीति है, यहाँ उदाहरण है उसकी, कैसे इफेक्टिव लर्निंग की। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि लक्ष्य एवं समय सारणी निर्धारित करना, मतलब क्या चाहते हो आप कि आप टेट एग्जाम निकालना चाहते हो तो आप क्या करोगे, आप एक कोई गोल बनाओगे, एक टाइम टेबल बनाओगे, ये निर्धारित करोगे किस लिए, एक इफेक्टिव लर्निंग के लिए, अपने टेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी बनाओगे, ये चीज कि लक्ष्य के लिए समय सारणी बनाओगे, निर्धारित करोगे। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि संगठनात्मक चार्टों एवं अवधारणात्मक नक्शे बनाना, मतलब संगठनात्मक, मतलब कि संगठन में आप कई सारे फ्रेंड्स मिलकर के चार्ट बनाओगे, अवधारणाओं को आप नक्शे पर बनाओगे, है ना। जो भी आपको समझ में आ रहा है, जो आपने पढ़ा है, उसको क्या करोगे, चार्टों पर बना करके समझोगे, अवधारणाओं से कॉन्सेप्ट देखोगे, उसके नक्शे बनाओगे। आपने जैसे क्या करा, मैपिंग के आपने क्वेश्चन पढ़ा है ना, मैप के आपने क्वेश्चन पढ़ा, तो क्या किया आपने उसको नक्शे में भरा, है ना। आपको जैसे कुछ मिलते हैं ना ग्राफ टाइप के, आपको भरने के लिए मिलते हैं, तो वो आपने किया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है उदाहरणों एवं गैर उदाहरण के बारे में सोचना, मतलब आप कुछ एग्जाम्पल आप बुक से लोगे, कुछ एग्जाम्पल बाहर दुनिया से लोगे, ऐसे एग्जाम्पल लेकर के सोचोगे, पढ़ोगे, या इफेक्टिव लर्निंग की बात की गई, स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बताइए। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पर, हम उम्र साथी को समझाना, जैसे आप क्या है, आपका फ्रेंड्स, आपको उस फ्रेंड्स को समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, क्लासेस उसको भी समझाओगे, जो आपने पढ़ा है तो वो अपने फ्रेंड्स को भी समझाओगे। तो कौन सी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, बताइए, आंसर करें सभी लोग। इफेक्टिव लर्निंग के लिए कौन से एग्जाम्पल है, पहला आपने देख लिया है, दूसरा भी देख लिया, तीसरा भी देख लिया, चौथा भी देख लिया, बताएं आंसर करें, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी का ई हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ई। अलग से एक ऑप्शन है जिसमें क्या हो जाएगा आपका, उसमें आपका पहला हो जाएगा, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, आपका चौथा भी सही है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर आपको 5th दे रही हूँ, जिसमें क्या है, इनमें से सभी, क्योंकि आप इनमें से सभी, ये चारों आपके सही हैं, है ना। ध्यान रखना है, ये इनमें से सभी होगा इसमें, ठीक है, ये सभी आंसर आपके राइट हैं। चलिए तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर। जीन पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। जैसे जीन पियाजे हैं, है ना, लेव वाइगोस्की जी हैं, तो इनको आप कौन से अधिगम के रूप में देखते हुआ, बताइए। जैसे कुछ क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर रटने की बात करते हैं, बहुत सारे वैसे मनोवैज्ञानिक है जो पुनर्बलन में अनुकरण की बात करते हैं, है ना, कि अनुकरण पर बच्चे क्या करते हैं, देख करके सीखते हैं। कुछ कहते हैं बच्चा स्वयं ही निर्माण करता है। तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर वादी हैं, मतलब कि वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक हैं। तो जो जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की जी हैं, तो ये कौन से संरचनावादी अधिगम किस रूप में देखते हैं। संरचनावादी जो कंट्रोवर्सी के मतलब करके सीखना है, रचनावादी है, उसी को रचनावाद कहते हैं, उसी को संरचनावादी कहते हैं। तो ये जो अधिगम होता है किस रूप में देखते हैं, इसको बताइए, आंसर करें। प्रक्रियाओं का अनुबंधन,
निष्क्रिय आवृत्ति प्रक्रिया या सक्रिय विनियोजन, यहाँ पर सक्रिय होगा, सक्रिय नहीं होगा, सक्रिय हो जाएगा यहाँ पर, ये सक्रिय है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बड़ा या नहीं होगा, सक्रिय होगा। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया या कौशलों का अर्जन। आंसर करें सभी लोग, क्या होगा राइट ऑप्शन आपका? सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सक्रिय विनियोजन की बात की गई है, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया रहती है इसमें, है ना। यहाँ पर क्या रहती है? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, ये लोग अर्थ निर्माण की बात करते हैं, ये शायद इसी में क्वेश्चन रह गया है, देख लेते क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर। कि संरचनावादी जो है आपका यहाँ पर, ये संरचनात्मक है, ठीक है। इस संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? कौन सा है यहाँ पर? संरचनात्मक ढांचे में, इस संरचनात्मक ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा है? ये भी आपका किससे रिलेटिव है? प्रगतिशील शिक्षा से रिलेटिव है, रचनावादी से रिलेटिव है। इन सब के जो एग्जाम्पल होते हैं, जो इनका सेंस होता है, जो ये कहना चाहते हैं, ये सब एक जैसे होते हैं ना। तो बताइए, संरचनावादी ढांचे में बच्चे को किस रूप में देखा जाता है? बताइए, यहाँ पर संरचनावादी जो यहाँ पर है, किस रूप में बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? कोरी पाटिया, ये जो कोरी पाटिया या खाली स्लेट जिसके जीवन को अनुभव के द्वारा पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है। मतलब बच्चों को क्या कहा है? तो कोरी स्लेट बच्चा की मतलब कि यहाँ पर बच्चा कुछ भी नहीं जानता, खाली स्लेट होता है, मतलब कि टीचर ही सब कुछ उसको समझाते हैं, बताते हैं। पूर्ण रूप से आकार दिया जाता है, उनको क्लासेस में ही सब कुछ बताया जाता है, समझाया जाता है। तो ऐसा तो नहीं है, है ना। बच्चे क्या होते हैं? बच्चे खुद कुछ ना कुछ सीख करके क्लास आते हैं, है ना। फिर उसके बाद उसमें हाँ टीचर क्या करते, सपोर्ट जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चे कोरी स्लेट होते हैं, कुछ भी नहीं जानते, वो जानते हैं, है ना। हाँ, जैसे आपको बताई हूँ मैं कि जैसे बच्चा क्या करेगा, बचपन में मम बोलेगा, लेकिन उसे क्या है, भाषा तो जानता है, मम का मतलब पानी कह रहा है। अब आप भले उसको अपना अलग रूप दे रहे हो, आप पानी कह रहे हो, कोई वाटर कह रहा है, ठीक है, लेकिन बच्चा क्या कह रहा है? मम कह रहा है। अब उसी मम को वो क्या पानी तो पा रहा है, मम में भी पाएगा, पानी में भी पाएगा, वाटर में भी पाएगा, तीनों भाषाओं में पानी पाएगा, है ना। मम बोला तो भी उसकी मम्मा पानी देगी, वाटर बोलेगा तो भी उसकी मम्मा पानी देगी, पानी मांगेगा तो पानी देगी, है ना। तो उसका काम तो उसी में हो रहा है। तो ऐसा तो नहीं कोरी स्लेट है, वो कुछ ना कुछ तो सीख रहा है ना, वो बचपन से ही सीख रहा है। तो ऐसा तो आप नहीं कह सकते कोरी स्लेट है, ठीक है। तो ये रंग हो जाता है। बात करते हैं अपने सेकंड ऑप्शन की, एक निष्क्रिय प्राणी क्या है? एक निष्क्रिय प्राणी है जो नहीं सीख सकता, जिसे अनुबंधन के द्वारा किसी भी रूप में आकार दिया जा सकता था, ढाला जा सकता है। एक निष्क्रिय प्राणी मतलब कि जो नहीं कर सकता, मतलब कि आलसी हो। निष्क्रिय आपको मालूम, निष्क्रिय और सक्रिय, सक्रिय क्या होता है? एक्टिव होती है ना, और सक्रिय निष्क्रिय की बात हो जाए तो पैसिव हो जाएगा, तो वो उल्टे हो जाएंगे। मतलब वो ज़्यादा एक्टिव है, वो इफेक्टिव है, मतलब ज़्यादा काम करने में जल्दी वो हो जाता है, मतलब कि कहना चाहिए कि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। निष्क्रिय वाले को उतना नहीं। तो निष्क्रिय प्राणी जिसे अनुबंधन के द्वारा, मतलब रिइंफोर्समेंट मिलता है, उसको पुनर्बलन मिलता है, उसको अनुबंधन के द्वारा किसी, मतलब अगर कोई अच्छा क्या है, निष्क्रिय प्राणी है, कोई अगर नहीं सीख रहा है तो उसको क्या करोगे? बार बार सिखाओगे, रटाओगे, तो उसको जिस तरह आप रटाओगे तो उस तरह रट जाएगा, ढल जाएगा। जिस तरह आप ढालना चाहते हो, अगर आप टॉप करवाना चाहते हो तो टॉप कर लेगा, ये ऐसा है। या संरचनावादी की बात की है, संरचनावादी किस रूप में बच्चे को देखते हैं? तो थर्ड क्या कह रहा है कि एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखते हैं, या लघु वयस्क के रूप में जो सभी पक्षों जैसे आकार, संज्ञान तथा संवेग में व्यक्ति वयस्क की तुलना में कम होते। आंसर करें सभी लोग, सभी फ्रेंड्स आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। ये समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में ये देखते हैं ना। क्या करते हैं? ये समस्या समाधान के रूप में तो वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में ये देखते हैं, ठीक है। बच्चे को कोरिलेट नहीं मानते हैं, वो ये जानते हैं कि बच्चा भी कुछ ना कुछ सीखा है, जानता है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि अपनी कक्षा में एक सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होती है? एक अपनी कक्षा में क्या है? सहयोगात्मक अधिगम का मतलब कैसा हो? वहाँ पर हेल्प हो रही हो, है ना, लर्निंग कैसी हो, एक दूसरे को हेल्प चल रही हो, है ना। ये नहीं कि सिर्फ बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अकेले किया जा रहा है, सर नहीं हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर अधिगम कैसा हो? सहयोग वाला हो। तो अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए? आंसर करें सभी लोग। जब तक तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ। आप लोग को बीच में आज शेयर करने के लिए नहीं बोली हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग शेयर कर रहे होंगे, है ना। शेयर करना किसी को नहीं भूलना है, क्योंकि मैं जो आपके लिए प्रयास कर रही हूँ, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है
कि किस तरह से शिक्षा की भूमिका होनी चाहिए। तो क्या होगी बताइए, कक्षा में कक्षा को छोड़ देना तो बच्चों को स्वयं कार्य करने देना, मतलब क्या चाहते हो यहाँ पर, अधिगम कैसा हो रहा है, सहयोगात्मक हो रहा है, मतलब आपका भी सपोर्ट है, जो अधिगम हो रहा है क्लास में आपका भी सपोर्ट है, तो आपको अपना भी सपोर्ट देने के लिए शिक्षा की भूमिका, आपकी भूमिका किस प्रकार से होनी चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कक्षा को छोड़ देना, तो बच्चों को स्वयं कार्य कर देना, मतलब मैं क्या करूँ कि अगर मैं चाहूँ कि अब मैं आपको क्वेश्चन दे दूँ और आप क्या करो, चुपचाप इसको हल करो, आंसर ए बी लगाते जाओ, मैं कुछ ना बोलूँ, चुपचाप देखती रहूँ, क्या ऐसा होना चाहिए। या सेकंड कह रहा है सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी रखना, मतलब मैं आपकी हेल्प करूं और साथ ही साथ प्रत्येक समूह जितने भी मेरे साथ यहाँ पर फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं सभी में निगरानी रखूं कि सभी के आंसर सही आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं या नहीं आ रहे। बताइए थर्ड ऑप्शन क्या कह रहे हैं यहाँ पर, उस समूह का सहयोग करना जिसमें होनहार तथा प्रतिभाशाली बच्चे, मतलब सिर्फ उसी ग्रुपिंग का वहाँ हेल्प करेगा टीचर कि जिसमें होनहार हो बच्चे हो, मतलब ज़्यादा समझदार हो, प्रतिभाशाली बच्चे हो, है ना, उनकी IQ कितना हो 140 हो, तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एक मूक दर्शक होना तथा बच्चे जो करना चाहते उसे करने देना, मतलब ये वही कौन सा ऑप्शन हुआ कि मूक दर्शन हो जाना, मतलब कि चुपचाप देखते रहो, कुछ भी ना बोलो, है ना, कुछ भी नहीं बोलना, टीचर कुछ भी नहीं, मूक दर्शन हो जाए, मतलब ऐसा लगता है कि जुबान ही नहीं है, कुछ ना बोले तथा बच्चे जो भी कर रहे हैं क्लास में, यहाँ पर जो भी डीजे बजा रहे हैं डीजे बजाने दीजिए, है ना, जो भी आपको वहाँ पर कर रहे हैं तो करने दें, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत देखना चाहिए, है ना, क्योंकि छोटे बच्चे उतना तो नहीं समझ पाते चीज़ों को, समझाओगे धीरे धीरे वो समझ जाएंगे। तो बताइए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर बी सहयोगात्मक होना, साथ में कैसा होना, आपको सहयोग देना है ना, जैसे क्या कहा है एनसीएफ 2005 में क्या कहा है, टीचर को सुविधादाता कहा गया है ना, तो सहयोगात्मक होना तथा प्रत्येक समूह की निगरानी रखना, है ना, आपको ना तो प्रतिभाशाली ना सृजनात्मक ना तो होनहार ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं देखना है, समान रूप से आपको देखना है, प्रत्येक समूहों को देखना है, प्रत्येक समूह का आपको निगरानी करनी है ना, एक टीचर है तो उस तरह से आप माहौल बनाइए और साथ ही साथ बच्चों को समझाइए, है ना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, बच्चे की गलतियां, क्या यहाँ पर बच्चे की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं, जो बच्चे की गलतियां होती हैं, भ्रांत धारणाएं होती हैं, जो उनकी धारणाएं कैसी होती हैं, भ्रांत होती हैं, भटकी हुई होती हैं, तो क्या है पहला ऑप्शन, इनकी धारणाएं कैसे अगर ऐसी हो तो क्या होता है, उनकी पढ़ाई में किस तरह से रुकावट आती है या उनको हेल्प मिलती है, जो उनकी गलतियां होती, भ्रांतियां होती, जो उनसे बार बार मिस्टेक होता है, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है क्लासेस में, क्या उनके अधिगम में क्या इफेक्ट पड़ता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए रुकावट में विघ्न है, जो उनकी बार जैसे क्या करते हैं बच्चा, जैसे कोई मैंने आपको एग्जांपल क्या दिया था, सड़क को लड़की क्या लिख रही है, सड़क लिख रही है ना, तो यहाँ पर जो ये कर रही है सड़क को सड़क लिख रही है, तो जो ये क्या है, ये अधिगम में क्या रुकावट है कि मतलब वो सीख ही नहीं सकती है। सेकंड ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनदेखी करनी चाहिए, मतलब कि यहाँ पर जो भी गलतियां कर रही है उसको अनदेखा करते हैं, समझ में देखे ही ना कि क्या सही कर रही है गलत कर रही है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सूचित करती है कि बच्चे की क्षमताएं वयस्कों की तुलनाएं बहुत निम्न स्तर की होती, वो क्या दिखा रही है यहाँ पर, क्या दिखा रही है कि बच्चों की जो क्षमताएं होती हैं वयस्कों की तुलना में बहुत निम्न स्तर की होती हैं, क्या होती हैं, बहुत निम्न स्तर की होती है। बताइए आंसर करें। फोर्थ ऑप्शन क्या करा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये जो यहाँ पर आप कहना चाहिए जो भी मिस्टेक होती है क्लास में, है ना, जैसे कभी कभी ये साथी बहुत सारे ऐसे साथी होते हैं जो इनका ऑप्शन गलत हो जाता है, फिर नेक्स्ट में सही भी हो जाता है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए आंसर करें। तो ये राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है, ये ना समझिए कि बच्चे त्रुटि कर रहे हैं तो वो क्या है, वो गलतियां कर तो सीख नहीं सकते, वो ऐसा बिल्कुल गलत है। इसमें क्या होगा, वो एक अधिगम प्रक्रिया का भाग है। भाई आप ये खुद बताइए कि अगर कोई बच्चा सीखेगा तभी, मतलब सीखने की कोशिश करेगा तभी तो उससे गलतियां होगी ना, अगर वो सीखेगा नहीं तो गलतियां होंगी कैसे, है ना, जो सीखेगा जो पढ़ेगा उसी को तो प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन में, है ना। बहुत सारे फ्रेंड्स या जैसे सर लोग बोलते थे क्लास में, है ना, स्कूल टाइम पर कि जो भी यहाँ पर क्वेश्चन नहीं आएगा तो बताइएगा, पर जो क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसको प्रॉब्लम आएगी कहाँ से, है ना, तो ऐसा नहीं करना है यहाँ पर। अब तो आप खुद भावी शिक्षक बनने वाले हैं जल्द ही, है ना, तो ऐसा नहीं करना है किसी को भी। चलिए तो बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पियाजे के अनुसार, क्या है यहाँ पर, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा है। पियाजे जी ने क्या कहा, जैसे विशिष्ट मनोवैज्ञानिक है वो, तो संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ, जैसे आप क्या करोगे अपने एक्सपीरियंस से कोई चीज निकाल रहे हो व्यवस्थित तरीके से, आप उसका रिजल्ट ले रहे हो, मतलब कि
कोई भी आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या वहाँ पर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज, दोनों चीज़ को आप देख रहे हो, है ना, दोनों पहलू को आप देख करके कोई रिजल्ट, कोई आप डिसीजन ले रहे हो, तो वहाँ पर क्या पियाजे ने इस डिसीजन को क्या कहा, इस मानसिक अवधारणा को क्या कहा है, स्कीमा कहा है या प्रतिमान कहा है, मानसिक मैप कहा है या मानसिक उपकरण कहा है, बताइए, आंसर करिए। सभी लोग आंसर करेंगे, क्या होगा राइट ऑप्शन, आंसर करें तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। स्कीमा कहा है उन्होंने, क्या कहा है, स्कीमा उन्होंने कहा है कि जो बच्चा जो भी अपना डिसीजन लेता है अपने मेंटल एक्टिविटी से, तो वो भी क्या आता है, किसके अंतर्गत आता है, स्कीमा के अंतर्गत आता है ना, जो आपकी मानसिक अवधारणा आपके मन में चलता रहता है ना, तो ये सब क्या है, ये आपके स्कीमा में समाहित है, ठीक। चलिए, स्कीमा एक मेंटेलिटी है, जैसे आपने कोई स्कीम प्लान किया, कोई भी चीज़, जैसे मैं आप क्लास लेने से पहले क्या करती हूँ, एक स्कीम बनाती हूँ कि कितने बजे आपको क्लास देनी है, कितने घंटे देने हैं, कितने क्वेश्चन कराना है, एक स्कीम है। तो मैंने आपकी क्या की, मैंने अपने मानसिक अवधारणा सब कुछ सेट किया कि हाँ मुझे इतनी क्लास लेनी, इतना क्वेश्चन कराना है, इतने बड़े साथी को जोड़ना है ना, सब कुछ एक प्लानिंग की है, एक स्कीम बनाई है, यही सब कुछ है, जिसमें एक व्यवस्थित तरीके से सब कुछ हम सोचते हैं कि नहीं 9 बजे हमको मॉर्निंग में GS की क्लास देनी है और रात्रि में हमको टेट एग्जाम वालों को देनी है, ठीक है। चलिए, तो आज जरूर कमेंट करेंगे, यहाँ पर बताएं कितने साथी वहाँ पर मॉर्निंग की क्लास ले रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेरा भाई प्रयास कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरे कितने साथी इसका लाभ उठा पा रहे हैं, कितने साथी नहीं, इसे मुझे जानना जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा, क्या है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चे की समझ को, क्या है, बच्चे की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है। एक उचित प्रश्न, जब ऐसा कोई क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या करेगा, बच्चे को एक उचित दिशा ले जाएगा, एक उचित स्थान ले जाएगा, जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। इस चीज को क्या कहते हैं, शयन धारण कहते हैं, या संचरण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, या नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, समीपस्थ निकट, यहाँ समीपस्थ है, निकटतम विकास का क्षेत्र, इसी को क्या बोला जाता है, ZPD ही बोला जाता है। क्या कहा जाता है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, है ना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जेड से जोन हो गया, है ना, P से प्रॉक्सिमल हो गया और D से डेवलपमेंट हो गया। बताएं तो ये क्या होगा, मतलब कि एक व्यक्ति है, एक उचित प्रश्न है, एक सुझाव है। अगर क्या है कि जैसे बहुत सारे साथी कहेंगे कि मैम हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए, तो आपने मुझसे पूछा कि मैम हमें हिंदी पढ़ना चाहिए, मैथ पढ़ना, तो मैंने आपको क्या दिया सुझाव कि मैं आपको बोलूँ कि आप पहले मैथ्स कंप्लीट कर लीजिए, हिंदी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप कंटेंट पार्ट कर लीजिए, पहले पेडागॉजी आप कंप्लीट कर लीजिए, फिर कंटेंट पार्ट कर लीजिए। तो अब मैंने आपको सुझाव दिया, तो आपने वही कार्य किया, तो आपको क्या मिला यहाँ पर, आपको यहाँ पर क्या मिला, आपको ZPD मिली, है ना, इसके फोल्डिंग मिली आपको, यहाँ पर ZPD हो रहा है, मतलब समीपस्थ विकास का क्षेत्र हो रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आपको हेल्प मिल रही है, आप उस हेल्प के कारण ही आप बहुत आगे तक ले जाया जा सकता है, जिस पर वो अकेले पहुंचे। मतलब मैं आपको अगर बता दी हूँ कि पहले आपको हिंदी पेडागॉजी पढ़ लीजिए या CDP पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा, आप उसके तहत पढ़ाई किए और उसी के तहत आपने टेट एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। अकेले आगे तक आपके एग्जाम तक तो मैं नहीं जा सकती, बस आपके मेरे जो मैं आपको समझाती हूँ यहाँ तक, तो यही ज्ञान ही जाएगा, है ना। तो लेकिन एग्जाम हॉल में तो आपको ही जाना पड़ेगा ना, तो वहाँ अकेले पहुँचा जा सकता है। मतलब आप जो ज्ञान यहाँ पर ले रहे हो, तो उसको अकेले ले जाकर के वहाँ पर यूज कर रहे हो, तो आपको क्या मिली वहाँ पर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब ZPD मिल रही है आपको, इसका फोल्डिंग मिल रही है आपको एक हेल्प मिल गई, है ना। चलिए, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की जी की थ्योरी से है। बताइएगा, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आधारभूत, किसके अनुसार, लेव वाइगोत्स्की जी के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदला जाता है। जो लेव वाइगोत्स्की जी की बात होती है, तो मैं तो आपको बताऊं, पासवर्ड बता रखी हूँ, सभी फ्रेंड्स को बता रखी हूँ कि इनका पासवर्ड क्या है, बार बार चिल्ला के मैं बताऊंगा। अगर आप लोगों का आंसर ये रॉन्ग आया तो मेरे को बहुत दुखी होगी। बताइए क्या है इसका राइट ऑप्शन, मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या। सभी फ्रेंड्स का यहाँ पर राइट होना चाहिए, इतना भी ध्यान रखिएगा। मैं आपको बार बार ये आंसर बताई हूँ कि इनका पासवर्ड क्या है। क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, सामाजिक पारस्परिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया होगा, है ना।
क्या हो जाएगा, सामाजिक पारस्परिक क्रिया, सोशियल की बात इन्होंने की है। किसकी बात की है, सोशियल की बात की है इन्होंने। इनका जो पासवर्ड है वो सोशल वर्ड है, सोशियल कल्चर है ना। तो सामाजिक पारस्परिक क्रिया इन्होंने बात की है कि जो बच्चे को अगर आप क्या करोगे, बच्चे को आप समाज में रहकर ज़्यादा सीखता है ना, लोगों से सीखता है, इन्होंने इस पर बात की है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए, तो आप समझ चुके होंगे आई थिंक, है ना। तो आप डेली क्लास अटेंड कीजिए, है ना। कितने बजे क्लास रहती है आपकी यहाँ पर, आपकी क्लास यहाँ पर मॉर्निंग में 9 बजे रहती है ना। जीएस की रहती है मॉर्निंग पे 9 बजे, जीएस प्लस ईबीएस। ईबीएस जो आपका सभी टेट एग्जाम के लिए है, और जीएस मतलब जनरल साइंस आपकी जो ईबीएस में भी कंटेंट रहता है साइंस का, वो हम साथ में देख रहे हैं, कॉमन पार्ट है सभी के लिए, सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है ना। तो आप लोग क्लास अटेंड कीजिए सभी लोग, है ना। जो संख्या मैं आज यहाँ पर सीडीपी में पा रही हूँ वही संख्या मॉर्निंग क्लास में भी पाऊँ। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप सब जरूर क्लास लेंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना। 20 क्वेश्चन ही थे। नेक्स्ट डे हम मिलेंगे इसी सेशन के साथ में, है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।